गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्रम विकास और अनुकूलन एवोल्यूशन एंड एडेप्टेशन चैप्टर में अपना चौथा टॉपिक जो है क्रम विकास के सिद्धांत के प्रमाण या एविडेंसेस फॉर द थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, उसके बारे में आज हम लोग जानकारी लेंगे। किस प्रकार जो इस विकास का सिद्धांत जो है उसके लिए किस प्रकार के प्रमाण दिए गए हैं, जिससे हम लोगों को मालूम होता है कि इवोल्यूशन या क्रमिक विकास हुआ। तो देखो, क्रम विकास हम लोग जानते हैं क्या है। क्रम विकास वह क्रमिक परिवर्तन है जिससे आदिकाल के साधारण एवं निम्न श्रेणी के पौधे एवं जंतुओं से आज के जटिल एवं उच्च श्रेणी के पौधे एवं जंतु उत्पन्न हुए हैं, और ये क्रमिक विकास अभी भी लगातार चल रहा है, जिससे और भी नए प्रकार के जीव भविष्य में उत्पन्न होंगे। तो हम लोग जानते हैं कि जीव की उत्पत्ति सबसे पहले कहाँ हुई थी? पानी में। तो धीरे धीरे इनसे एक कोशिकीय जीव पौधे या जंतु का उत्पत्ति हुआ, जो कि बहुत ही निम्न श्रेणी के जीव इनको कहा गया। ये जीव फिर ज़मीन पर आए एवं वातावरण के अनुरूप ढलने लगे। जैसे जैसे वातावरण में परिवर्तन होता था वैसे वैसे इनमें भी परिवर्तन होता रहा, और जिसके कारण सरल जीव से जटिल जीव की उत्पत्ति विकास होता रहा। तो पादप जगत में विकास के कारण सरल एक कोशिकीय पौधे से जटिल बहुकोशिकीय पौधे उत्पन्न हुए। कैसे हुए इसको हम लोग एक बार देखेंगे। तो शुरू में पौधे जो थे वो उनका शरीर जो था वो जलीय पौधे ही प्रायः थे या नम जगह में उगते थे। तो इनका शरीर जो था वो जड़, तना, पत्ती में विभक्त नहीं था, और इनमें क्लोरोफिल या तो पाया भी जाता था, नहीं भी पाया जाता था। तो जिनमें पाया जाता था उसको क्या कहा गया? एल्गी, और जिनमें नहीं पाया जाता था उन्हें कवक या फंगस कहा गया। तो इसके बाद इन एल्गी फंगस के बाद मॉस पौधा उत्पन्न हुए, जिनका शरीर जो था वो तना, पत्ती आदि में विभक्त था, लेकिन जड़ नहीं था। फिर इससे उच्च श्रेणी के पौधे डेवलप हुए, विकास हुआ, जिसमें फर्न की उत्पत्ति हुई, मॉस फर्न की उत्पत्ति हुई। मॉस के बाद फर्न, जिसमें जड़, तना, पत्ती में पौधे का शरीर जो था वो विभक्त था, जड़ भी था, तना भी था और पत्ती भी था, जिसको क्या कहा गया? टेरिडोफाइट्स। और मॉस को क्या कहा गया? ब्रायोफाइट्स। तो सबसे पहले हम लोग एल्गी, फंगस, उसके बाद ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स। इसके बाद फूल वाले पौधों की धीरे धीरे देखो विकास होता गया। इसके बाद फूल वाले पौधे यानी सपुष्पक पौधों का विकास हुआ, जिनमें कुछ नग्न बीजी यानी जो बीज थे उनके वो नग्न थे, ढके हुए नहीं, और कुछ आवृत बीजी यानी जो बीज थे वो आवरण से ढके हुए रहते थे। तो इस प्रकार जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, नग्न बीजी और आवृत बीजी फूल वाले पौधे का विकास हुआ। और आवृत बीजी पौधों को दो समूह में रखा गया, एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री। जिसमें एक बीजपत्र था उसको एक बीजपत्री, और जिसमें दो बीजपत्र थे उसको द्विबीजपत्री। इस प्रकार पौधों का क्रमिक विकास दिखाया गया है। यानी देखो, एल्गी, फंगस, उससे ब्रायोफाइट्स, ब्रायोफाइट्स यानी मॉस, और टेरिडोफाइट्स, उसके बाद ब्रायोफाइट्स से टेरिडोफाइट्स यानी फर्न जाति के पौधे। इसके बाद फ्लावरिंग प्लांट्स, सपुष्पक पौधे, जिसमें एंजियोस्पर्म, आवृत बीजी और नग्न बीजी। इसके बाद आवृत बीजी में मोनोकोट, डाइकोट यानी एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री। इस प्रकार पौधों का विकास हुआ सरल से जटिल के क्रम में। तो इसी तरह से जंतुओं का भी विकास हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार से। तो सबसे पहले जंतु जगत में भी एक कोशिकीय जीव का विकास हुआ, जिनको कि प्रोटोजोआ कहा गया। प्रोटोजोआ से बहुकोशिकीय जंतु का विकास क्रमिक रूप में हुआ, जिसमें सबसे पहले पोरीफेरा, इसके बाद निडेरिया या सिलेंट्रेटा, उससे एनेलिडा,
उससे आर्थ्रोपोडा, उसके बाद मोलस्का, मोलस्का से इकाइनोडर्माटा। इस तरह से इनका विकास अमेरुदंडी प्राणी के रूप में हुआ। और जंतु, रीढ़धारी जंतु जो थे, मेरुदंडी जंतु, उनका भी विकास में सबसे पहले मत्स्य वर्ग का विकास हुआ, उनसे उभयचर वर्ग, उभयचर वर्ग से सरीसृप या रेप्टाइल वर्ग, सरीसृप या रेप्टाइल से बर्ड्स या पक्षी वर्ग, और पक्षी वर्ग से स्तनधारी या मैमेलियंस का विकास हुआ। तो हम लोग देख रहे हैं कि पौधों में या जंतुओं में जो क्रमिक विकास हुआ, तो एक सरल जीव से जटिल जीव का विकास हुआ। तो ये सिर्फ हम लोग बोल रहे हैं ऐसा नहीं है, इसके लिए प्रमाण भी उपलब्ध है। विज्ञान तो बिना प्रमाण के नहीं चलता है, तो यहाँ पे प्रमाण भी दिया गया है। तो ये प्रमाण क्या है, इसको हम लोग बारी बारी से देखेंगे। तो सबसे पहले क्या है, बाह्य आकृतिक प्रमाण या मॉर्फोलॉजिकल एविडेंसेस, जिसमें देखेंगे कि बाहर का जो उसका संरचना है, आकृति है, उसमें समानता के आधार पर कहा गया है कि सरल से जटिल जीव का विकास हुआ है। इसके बाद है जीवाश्म विज्ञान द्वारा प्रमाण। तो जीवाश्म क्या है और जीवाश्म विज्ञान का क्या प्रमाण है, इसको भी हम लोग देखेंगे। इसके बाद है भ्रूण विज्ञान से प्राप्त प्रमाण। तो इसमें हम लोग 3 तरह के प्रमाण के बारे में बारी बारी से देखेंगे। पहले हम लोग जो मॉर्फोलॉजिकल एविडेंसेस या बाह्य आकृति प्रमाण देखेंगे, उसमें हम लोग 3 तरह के अंगों के बारे में देखेंगे, उनमें समानता या उनके स्ट्रक्चर, संरचना के आधार पर हम लोग जानकारी लेंगे कि यहाँ पे क्रमिक विकास दिखाई स्पष्ट दे रहा है। तो पहला जो अंग है उनको हम लोग समजात अंग या होमोलोगस ऑर्गन, दूसरा जो अंग है उसको समवृत्त अंग या एनालोगस ऑर्गन, और तीसरा अवशेषी अंग या वेस्टिजियल ऑर्गन्स। तो बाह्य आकृतिक प्रमाण में हम लोग 3 तरह के अंगों के और उनके संरचना के से हम लोग प्रमाण का अध्ययन करेंगे। तो देखो, जितने भी रीढ़धारी जंतु के विभिन्न वर्ग के हैं, उन जंतुओं का अगर हम लोग अग्रपाद या आगे का जो हाथ या पैर जो बोलोगे उसका अध्ययन करेंगे, या रीढ़धारी जंतुओं के हृदय का अध्ययन करेंगे। रीढ़धारी जंतु कई है ना, जैसे मत्स्य वर्ग है, सरीसृप वर्ग है, उभयचर वर्ग है, इसके बाद पक्षी वर्ग है और स्तनधारी वर्ग है। तो इन सभी का अगर हम लोग अग्रपाद और हृदय का तुलनात्मक अध्ययन करेंगे तो देखेंगे कि इनमें मूलभूत समानता पाई जाती है। ऐसा लगता है जैसे कि ये किसी एक ही पूर्वज से उत्पन्न हुए हैं, इस तरह की समानता इनमें दिखाई देती है। तो आगे हम लोग देखेंगे कि समजात अंग क्या है, किस प्रकार समजात अंग किसे कहते हैं, ये इम्पोर्टेंट भी है, तुम लोगों को आता भी है हमेशा एग्जाम में। तो सजीव प्राणियों के वे अंग जिनकी उत्पत्ति तथा रचना गठन जो है वो समान होती है, लेकिन कार्य में विभिन्नता होती है, उन्हें समजात अंग कहते हैं। क्या यहाँ पे देखें, समजात, समान संरचना और लेकिन काम जो है वो अलग अलग होगा। तो समजात अंग और समवृत्त अंग दोनों एक दूसरे का उल्टा है, तुम लोग हमेशा याद रखोगे। एक को याद रखोगे तो दूसरा अपने आप याद रहेगा। तो समजात याद रखोगे तो समवृत्त अंग लिखने सकोगे, समवृत्त अंग को रिकॉल कर सकोगे। समजात अंग किसको कहेंगे, जिसमें संरचना जो है अंगों की वो समान होगी, लेकिन कार्य क्या होगा, अलग होगा। और समवृत्त अंग किसको कहेंगे, एनालोगस ऑर्गन किसको कहेंगे, जिसमें संरचना अलग होगा लेकिन कार्य जो है वो समान होगा। तो कंफ्यूज नहीं होना। समजात अंग ऐसे अंगों को कहेंगे जिनका संरचना जो है वो स्ट्रक्चर जो है वो समान होगा, लेकिन कार्य जो है वो अलग होगा। ऐसे अंगों को क्या कहते हैं हम लोग, समजात अंग या होमोलोगस ऑर्गन। जैसे देखो, पक्षियों के अग्रबाहु, पक्षियों का जो आगे का हाथ है, आगे का फोरलिम जिसको कहते हैं, और मनुष्य का हाथ, दोनों जो है वो समजात अंग के उदाहरण हैं। क्यों है समजात अंग, क्योंकि इनका बनावट जब हम लोग देखेंगे तो एक ही प्रकार का होता है। सिर्फ इन्हीं का नहीं,
जितने भी विभिन्न मेरुदंडी प्राणियों के अग्रबाहु या पश्चबाहु आदि का अध्ययन करने पर यह ज्ञात होता है कि इन अंगों में जो अस्थियां हैं, जो हड्डियों की संरचना है, जिन हड्डियों से इनका गठन हुआ है आगे का हाथ का, वो सभी एक ही तरह की हड्डियों से विकसित हुए हैं, लेकिन इनके कार्य जो है वो वातावरण में परिवर्तन के कारण अपने अपने अनुसार ये अपने अपने कार्य करने में सक्षम हो, इसलिए इनका बनावट जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट हो गया है। जैसे देखो, पक्षियों को या चमगादड़ का अग्रबाहु उड़ने के लिए अपने आप को उसी रूप में ढाल लिए हैं। व्हेल का फ्लिपर जल में संतुलन हेतु, व्हेल को जल में रहना है, उसको तैरने के लिए वो अपने अग्रबाहु का फ्लिपर के रूप में रूपांतरण कर लिया है वातावरण के अनुसार। घोड़े का अग्रपाद दौड़ने के लिए, मनुष्य का अग्रपाद किसी वस्तु को पकड़ने के लिए। हम लोग अपने हाथ का आगे का जो हमारा पाद है, यानी आगे का पैर हम लोगों का क्या है, हाथ, तो उसको हम लोग मैक्सिमम क्या के लिए यूज़ करते हैं, वस्तुओं को पकड़ने के लिए। तो उसी अनुसार हम लोगों का ये बदल गया है। लेकिन अगर हम लोग इसका अध्ययन करें, इनके हड्डियों का मौलिक संरचना का अध्ययन करें, तो देखो क्या देखेंगे कि ये जितने भी है, ये देखो एक मछली का है, ये चमगादड़ का है, ये बर्ड का है, ये चमगादड़ का है, ये हॉर्स का, घोड़ा का है, और ये मैन का है। तो इनके अगर हड्डियों का, ये सभी क्या है, अग्रबाहु या फोर लिम्ब, तो सभी तो अलग अलग जीव है, अलग अलग वर्ग से संबंधित है। लेकिन अगर इनके हड्डियों का हम लोग अध्ययन करें, तो जो हड्डी इसमें है वही इसमें, वही इसमें, वही इसमें, और वो सेम हड्डी इसमें भी है, यानी संरचना एक ही प्रकार के हड्डियों से हुई है, लेकिन सभी के काम जो है वो अलग अलग हैं। क्योंकि देखो यहाँ भी ह्यूमरस है, ह्यूमरस बोन है सभी में। इसके बाद रेडियस अल्ना यहाँ पे सभी में है, देखो रेडियस अल्ना। इसके बाद मेटाकार्पल्स, इसके बाद फेलेंजेस, कार्पल्स, मेटाकार्पल्स, फेलेंजेस, ये 5 प्रकार की हड्डियों से हम लोगों का अग्रपाद आगे का हाथ जो है वो उसकी संरचना हुई है। तो ह्यूमरस, रेडियस अल्ना, कार्पल्स, मेटाकार्पल्स, फेलेंजेस, सभी में यही हड्डियां देखो मौजूद हैं, लेकिन सभी अपने अपने अनुसार, अपने कार्य के अनुसार अपने को थोड़ा मॉडिफाई किया है। लेकिन संरचना के आधार पर हम लोग देखेंगे तो सभी एक समान संरचना के हैं, लेकिन इनका काम क्या है, अलग है। इसलिए इनको क्या कहा गया है, समजात अंग। तो समजात अंग का उदाहरण याद रहेगा, अग्रपाद, जितने भी रीढ़धारी जंतु हैं उनके सभी वर्ग के रीढ़धारी जंतुओं का अग्रपाद जो है वो होमोलोगस ऑर्गन का बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल, उदाहरण है, जिनसे हम लोगों को पता चलता है कि इनका जो बनावट है वो सभी का समान है, लेकिन कार्य अलग अलग, अपने अपने वातावरण में अनुकूलन के लिए इनके कार्य जो हैं वो अलग अलग प्रकार के। ऑर्गन का में हम लोग देखें कि हड्डियों का मौलिक संरचना जो है वो एक ही प्रकार की है, जिसके कारण हम लोग क्या बोल सकते हैं कि इनका विकास जो है किसी समान पूर्वज से हुआ होगा, और धीरे धीरे इनमें क्रमिक विकास आया, जिनके कारण इनका जो अपने आप को वातावरण के अनुसार ढालने के लिए ये अपने अपने कार्य के अनुरूप मॉडिफाई हो गए, यानी रूपांतरित हुए। तो पौधों में भी हम लोग देख सकते हैं उदाहरण। पौधों में अगर हम लोग देखेंगे तो मटर का जो पौधा होता है उसमें देखोगे कि पतला वैसे लपटा हुआ कुछ दिखाई देता है, जिसको हम लोग टेंड्रिल कहते हैं। ऐसे इस तरह का देखोगे, ऐसे 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 रहता है उसमें लिपटा हुआ, तो उसको टेंड्रिल कहते हैं, जो सपोर्ट के लिए होता है। तो नींबू में उसी तरह से, नींबू, कैक्टस, बेल आदि में जो है वो चीज़ जो है वो क्या में रूपांतरित हो जाता है, कांटे के रूप में, जिसके कारण पौधे को सुरक्षा प्राप्त हो। तो इनके कार्य जो है वो अलग अलग है, एक है जो सपोर्ट के लिए, तो दूसरा है सुरक्षा के दृष्टिकोण से अपने आप को रूपांतरित कर लिए है। लेकिन इन सभी की उत्पत्ति जो है वो पत्तियों से ही हुई है, पत्तियों के का ही ये रूपांतरण है। तो इसी प्रकार अगर कैक्टस, अदरक, राइजोम आदि का हम लोग अध्ययन करें तो देखेंगे कि ये तने का ही संपरिवर्तित या रूपांतरित रूप है, लेकिन इनका कार्य जो है वो
अलग अलग तरह का होता है। यानी विभिन्न अनुकूलन को प्राप्त करने के लिए अपने आप को अपने वातावरण के अनुसार ढालने के लिए पौधों में भी समजात अंगों का क्रम विकास देखा गया है, क्रम विकास हुआ है। तो समजात अंगों से ही हम लोगों का एक और टॉपिक जुड़ा हुआ है, अपसारी या जैव विकास। इसको हम लोग डाइवर्जेंट इवोल्यूशन भी कहते हैं। तो इसमें क्या कहा गया है कि समजात पूर्वज से वातावरणीय परिस्थितियों के अनुरूप विभिन्न दिशाओं में हुए जैव विकास को अपसारी जैव विकास कहते हैं। वातावरण के अनुसार अब एक समान पूर्वज थे, लेकिन वातावरण में परिवर्तन के कारण, वातावरण में चेंजेस के कारण अलग अलग जीव जो है वो अलग अलग रूप में उत्पन्न हुए। जैसे मान लो, सबसे बढ़िया तुम लोग याद रखने के लिए अब आटा का है। आटे से हम लोग बहुत तरह के सामान बनाते हैं, जैसा ज़रूरत है उस अनुसार। अगर गीला चीज़ खाना है तो हलवा बना लिए, सूखा चीज़ खाना है तो बिस्किट बना लिए, और भी बहुत तरह का हम लोग चीज़। लेकिन बना क्या से है? वो आटे से ही वो उत्पन्न हुआ है, आटे से ही बना हुआ है। तो इसी तरह से एक ही समान पूर्वज से अगर अलग अलग जीव उत्पन्न हुए, अलग अलग वातावरण को अनुकूलन करने के लिए, अपने आप को अनुकूल बनाने के लिए, तो इनको हम लोग क्या कहेंगे? अपसारी जैव विकास। जैसे देखो, एक ही पूर्वज से मत्स्य वर्ग यानी मछली का, एक ही पूर्वज से उभयचर यानी मेढक, टोड सब जो जिस वर्ग में आते हैं, सरीसृप वर्ग यानी सांप कर चलने वाले जितने भी जीव आते हैं। इसके बाद पक्षी वर्ग और स्तनधारी वर्ग, सभी का विकास एक ही पूर्वज से माना गया है। तो इस तरह का जो क्रमिक विकास हुआ, जिसमें समान पूर्वज से वातावरण परिस्थितियों के अनुरूप विभिन्न दिशाओं में जैव विकास हुआ, उसको हम लोग क्या कहते हैं? अपसारी जैव विकास या डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। जो हम लोगों को समजात अंगों से में हम लोगों को समजात अंगों का स्टडी करने पर इस तरह का अपसारी जैव विकास दिखाई देता है, देखने को मिलता है। जैसे देखो, कीटों के मुखांग समजात हैं। कीट जितने भी हैं, सबका मुख का अंग जो है, मुख का काम जो है वो अलग अलग है। किसी को मुखांग से चाटना है, किसी को काटना है, किसी को छेद करना है। तो उसी अनुसार इनका मुख का जो बनावट है, मुख की जो संरचना है वो तो समान है, लेकिन इनका काम करने का जो तरीका है वो अलग अलग है, जिसके कारण इनके मुख का जो बनावट है वो अलग अलग तरह के हो गए हैं, लेकिन उनका मूल संरचना जो है वो उसमें काफ़ी समानता है। जैसे देखो, मच्छर को छेद करना है, चूसना है, तो उसी अनुसार उसके मुख का जो बनावट है वो हो गया है। तितली को चूसना है, मक्खी को चाटना है, तिलचट्टा को काटना है। तो इस अनुसार इनके अपने बाह्य स्वरूप जो है उसमें भले ही विभिन्नता आई हो, लेकिन इनका मूल संरचना जो है वो एक समान रहा है। यानी इनकी उत्पत्ति समान पूर्वज से हुई है, जो अलग अलग इंडिविजुअल के रूप में, अपने अलग अलग जीव के रूप में विकसित हुए हैं। तो दूसरा उदाहरण इसमें समजात अंग से हम लोगों का है हृदय की आंतरिक संरचना का विकास। तो जितने भी मेरुदंडी प्राणियों की हृदय का अगर हम लोग अध्ययन करेंगे तो क्या पाते हैं कि इनका मूल संरचना जो है उनमें क्रमिक विकास दिखाई देता है। उनके संरचना में एक क्रम है, विकास का क्रम दिखाई देता है, जिसके कारण हम लोग कह सकते हैं कि इनमें क्रमिक विकास हुआ है। जैसे अगर हम लोग मछली के हृदय का अध्ययन करेंगे तो देखेंगे कि मछली का हृदय जो है, यहाँ देखो चित्र में भी दिखाई दे रहा है तुम लोगों को। मछली का हृदय जो जलचर जीव है उसमें देखेंगे कि दो कक्ष, एक और एक, दो कक्षों से बना हुआ है, और एक को अलिंद और दूसरे को निलय कहते हैं। तुम लोग बुक में भी देख सकते हो अपने अपने। और इसमें हमेशा अशुद्ध रक्त बहता है, इसलिए इसको वेनस हार्ट भी कहते हैं। तो मेढक के हृदय में ये तो मछली का हृदय था, लेकिन अगर हम लोग उसके बाद मेढक का या एम्फीबियन या उभयचर वर्ग का टोड जो है उसका हृदय का अध्ययन करेंगे तो क्या देखेंगे कि इसमें शुद्ध एवं अशुद्ध रक्त मिश्रित रूप में बहता है, क्योंकि इसके हृदय में 3 कक्ष
दो अलिंद एवं एक निलय। यहाँ देखो 2 अलिंद और 1 निलय, इसमें क्या था 1 निलय और 1 अलिंद, लेकिन धीरे से इसमें परिवर्तन होके 2, क्योंकि इसको जल में भी और पानी में भी दोनों, पानी में भी और स्थल में भी दोनों में रहना है, इसलिए इसमें रूपांतरण हो गया। और अब इसमें क्या हो गया 2 अलिंद और 1 निलय। तो इसलिए इसमें मिश्रित रक्त जो है वो मिश्रित रूप में बहने लगा और 3 कक्ष का इनका हर्ट जो है, हृदय जो है वो बन गया, जो कि उभयचर वातावरण के उपयुक्त हुआ। लेकिन इसके बाद सरीसृप वर्ग जो है उसमें देखो 2 अलिंद तथा निलय जो है वो मांसल रचना द्वारा आंशिक रूप से, यहाँ देखो बीच में एक मांसल रचना यहाँ पे बन गया, जिसके कारण इनका निलय जो था वो 2 पार्ट में डिवाइड होने लगा। पूर्ण रूप से डिवाइड नहीं हुआ है, लेकिन ये डिवाइड होने लगा है, आधा आधा जैसा हो गया, आंशिक रूप से डिवाइड होने लगा। तो अलिंद तो 2 ही था, लेकिन निलय जो है उसमें आंशिक रूप से 2 कक्ष में बट गया, क्योंकि सरीसृप वर्ग अपने वातावरण के अनुकूल उसमें परिवर्तन आने लगा। इसके बाद अगर हम लोग पक्षी वर्ग या स्तनधारी वर्ग में देखेंगे तो ये देखो, ये जो आधा डिवाइड हुआ था वो पूरा ही डिवाइड हो गया और 2 अलिंद और 2 निलय, यानी यहाँ पे कितना कक्ष बन गया 4 कक्ष। तो देखो एक क्रम दिखाई देता है, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 3.5 जैसा हो गया है और यहाँ 4, यानी क्रमिक रूप से इनमें लगातार परिवर्तन आ रहा है, लगातार पर चेंज आया, जो अपने आप को वातावरण के अनुकूल, किसी को जल में रहना है, किसी को जल स्थल दोनों में रहना है, उस अनुरूप किसी को रेंग के चलना है, पूरा स्थल में रहना है, किसी को हवा में उड़ना है। तो उस अनुसार पक्षी वर्ग और स्तनधारी वर्ग का 4 कक्षों वाला हृदय। तो इस तरह से अगर हम लोग हृदय का देख रहे हैं तो एक ठो क्रम दिखाई दे रहा है, जिसके कारण हम लोग कह सकते हैं कि जीव के पूर्वज जो थे एक ही थे और इनमें लगातार क्रमिक विकास होकर अलग अलग जीवों का संरचना हुआ। तो इससे हमें यह पता चलता है कि सभी जंतुओं का विकास एक ही पूर्वज से हुआ है और ये जीव क्रमशः सरल से जटिल यानी सिंपल से कॉम्प्लेक्स रूप की ओर विकसित हुए हैं। तो अभी तक हम लोग समजात ऑर्गन या समजात अंग के बारे में पढ़े। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे समृत अंग का गठन, स्ट्रक्चर ऑफ एनालोगस ऑर्गन। तो तुम लोगों को पहले भी बताया है कि होमोलोगस और एनालोगस दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। तो यहाँ पे हम लोग होमोलोगस में क्या देखे थे, यहाँ उल्टा देखेंगे कि यहाँ पे क्या है कि सजीव प्राणियों के वे अंग जिनकी उत्पत्ति एवं गठन भिन्न होते हैं लेकिन उनके कार्य में समानता होती है, उनका बनावट जो है वो अलग अलग होगा लेकिन उनका काम एक ही होगा, ऐसे अंगों को हम लोग क्या कहेंगे, एनालोगस ऑर्गन या समृद्धि अंग। देख रहे हो ना, बिल्कुल उल्टा है होमोलोगस का। जैसे देखो कीट पतंग जैसे तितली है, चमगादड़ का, पक्षी का पंख जो है वो सभी का काम एक ही है। सबका काम एक क्यों है, क्योंकि ये उनको उड़ने में सहायता करता है। लेकिन उनका अगर हम लोग उत्पत्ति एवं गठन देखें तो ये अपने आप में अलग अलग प्रकार से होता है। तो सभी का उत्पत्ति और ये देखेंगे, अगर देखो तितली का, चमगादड़ का, पक्षी का, तो इस तरह से सभी का देखने में सबका काम एक ही है, लेकिन इनका जो बनावट है वो कोई इसका मछली का पंख है, सबका अलग अलग तरह का बनावट अगर हम लोग इनका देखेंगे तो सब अलग अलग उत्पत्ति के हैं। तो ऐसे अंगों को जिनका बनावट गठन जो है वो अलग है और कार्य लेकिन एक समान है, उसको हम लोग क्या कहेंगे, समृत अंग या एनालोगस ऑर्गन। तो ये अंग उड़ने की दृष्टि से जंतुओं में उपयोजित हुए हैं और इन अंगों के अध्ययन से भी क्रम विकास का प्रमाण मिलता है। तो समृत अंग से अगर हम लोग देखेंगे तो एक दूसरे प्रकार का जैव विकास का अध्ययन हम लोग देखते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, अभिसारी या समानांतर जैव विकास, कन्वर्जेंट या पैरेलल इवोल्यूशन।
तो इसमें क्या होता है, सामान्य प्राकृतिक आवासों में जीवन व्यतीत करने हेतु एक ही प्रकार के अनुकूलन से असंबद्ध जंतु समूहों में ऐसे अंगों के विकास को क्या कहते हैं, अभिसारी या समानांतर जैव विकास या पैरेलल इवोल्यूशन। समृद्ध अंगों से हम लोग किस तरह के इवोल्यूशन का अध्ययन कर सकते हैं, समानांतर जैव विकास या पैरेलल इवोल्यूशन या अभिसारी जैव विकास। तो नेक्स्ट हम लोग टॉपिक देखेंगे वेस्टिजियल या अवशेषी अंग। तो बहुत सारे जीव में देखते हैं कुछ अंग ऐसे हैं जिनका कि कोई उपयोग नहीं होता है, फिर भी कार्यहीन है, निष्क्रिय है, लेकिन फिर भी वो जीवों में उपस्थित है। तो ऐसे अंगों को हम लोग क्या कहते हैं, अवशेषी अंग। जैसे देखो तुम्हारे बुक में चित्र में दिया हुआ है, मनुष्य के अवशेषी अंगों को दिखाया गया है। तो इसके उदाहरण हम लोग देखेंगे, मनुष्य के वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स। मनुष्य का जो वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स है वो उसका कोई काम नहीं होता है, वो एक अवशेषी अंग है। निक्टेटिंग झिल्ली जो है, आँख के ऊपर जो झिल्ली पाई जाती है, बाह्य कर्ण से जुड़ी पेशियाँ यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, ये निक्टेटिंग मेम्ब्रेन, यहाँ पे पेशियाँ बाह्य कर्ण से जुड़ी हुई। तो ये सभी अवशेषी अंग के उदाहरण हैं। तो प्राचीन समय के जीवों के कुछ सक्रिय अंग क्रम विकास में धीरे धीरे अपने आकार में छोटे तथा निष्क्रिय होते गए और इनकी कार्य क्षमता लुप्त हो गई। ये अंग जो थे पहले होंगे सक्रिय, लेकिन धीरे धीरे इनका आकार छोटा होता गया, निष्क्रिय होते गए ये अंग, और इनकी कार्य क्षमता जो है वो समाप्त हो गई। फिर भी ये अंग प्राणियों में उपस्थित है और क्रम विकास को दर्शाते हैं। तो अवशेषी अंग जो है वो जंतु और पौधे दोनों में ही पाए जाते हैं, और संभव है कि इनके पूर्वज जो है वो भविष्य में, इनके बाद जो पूर्वज में तो इनके थे, लेकिन जब क्रम विकास होगा और भी आगे इनके जो बनेंगे जीव, तो धीरे धीरे ये अवशेषी अंग जो है वो विलुप्त हो जाएंगे, ऐसी संभावना प्रतीत होती है। तो जैसे देखो, गिनी पिग का सिकम सक्रिय अंग एवं मनुष्य में अपेंडिक्स निष्क्रिय अंग में परिवर्तित हुआ है। गिनी पिग में जो गिनी पिग का सिकम है वो एक एक्टिव ऑर्गन के तरह है, लेकिन मनुष्य का अपेंडिक्स जो है वो निष्क्रिय अंग के रूप में बंदरों की पूंछ सक्रिय अंग एवं मनुष्य का मेरुदंड का शेष सिरा जो है कॉकिक्स है। मनुष्य तो बंदर का ही से ही रूपांतरित होकर क्रम विकास के द्वारा उत्पन्न हुआ है, लेकिन उसका जो अंतिम सिरा है मेरुदंड का वो कॉकिक्स में परिवर्तित हो गया है। तो पशुओं के कर्ण पिन्ना जो है वो आज भी सक्रिय है, जो उसे हिलाकर ध्वनि की दिशा की ओर मोड़ सकते हैं, लेकिन मनुष्य का कर्ण पिल्ला जो है वो क्या हो गया है, निष्क्रिय हो गया है, कोई काम का नहीं रह गया है। तो इन अंगों से यह प्रमाणित होता है कि आज के जंतु पूर्व काल के जंतुओं से उत्पन्न हुए हैं, अर्थात जंतुओं में क्रम विकास की क्रिया हुई है। यानी पहले वो अंग एक्टिव था, अब धीरे धीरे वो अंग निष्क्रिय हो गया है, और हो सकता है कि भविष्य में वो अंग विलुप्त भी हो जाए। तो अभी हम लोग मॉर्फोलॉजिकल एविडेंसेस के बारे में जानकारी लिए। नेक्स्ट हम लोग पैलियोंटोलॉजिकल देखेंगे कि जीवाश्म विज्ञान द्वारा जो प्रमाण है क्रम विकास का, पैलियोंटोलॉजिकल एविडेंसेस, उसमें हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार जीवाश्म के द्वारा क्रम विकास का पता चलता है। तो जीवाश्म किसको कहते हैं, देखो जीवाश्म कैसे फॉर्म हुआ, कैसे बना। तो हजारों लाखों वर्ष पूर्व बहुत से जंतु चट्टानों में दबकर मर गए थे और उनके शरीर के विभिन्न भागों के अवशेष चिन्ह चट्टानों पर अंकित हो गए, दब के, और उस चट्टान पे उनके अवशेष जो थे वो अंकित हो गए। तो चट्टानों पर अंकित इन्हीं विलुप्त जीवों के अवशेषों का अध्ययन हम लोग किस में करते हैं, जीवाश्म विज्ञान या पैलियोंटोलॉजी में किया जाता है। और चट्टानों पर अंकित अवशेषों को ही क्या कहा जाता है, जीवाश्म या फॉसिल्स। तो
जीवाश्मों को अगर हम लोग एकत्रित करके इनका अध्ययन करेंगे तो पता चलेगा कि किस काल में किस जंतु या पौधे पृथ्वी पर मौजूद थे। और फॉसिल से हम लोगों को क्या पता चलता है जीवाश्म अध्ययन से कि किस काल में किस जंतु का और पौधे का पृथ्वी पर ये लोग मौजूद थे। तो विभिन्न कालों के जीवाश्मों का अगर हम लोग अध्ययन करेंगे तो किसी विशेष वर्ग के सजीव के क्रम विकास यानी इवोल्यूशन का पता चलता है। इसका अध्ययन करने का पीछे क्या हम लोगों का मकसद है कि क्रम विकास को हम लोग इससे समझ पाएंगे। तो देखो निम्न भूवैज्ञानिक कल्पों में ये जीवाश्मों को वर्गीकृत किया गया है। जैसे पुराजीविक कल्प या पैलियोजोइक एरा जो इतना वर्ष पहले था, मध्यजीवी कल्प और आधुनिक कल्प मानस कल्प युग या मानस कल्प में विभाजित किया गया है। तो इन कल्पों को युगों तथा कालों में विभाजित किया गया है। सबसे पहले मूंगा जीवाश्म के रूप में, कोरल जो था वो जीवाश्म के रूप में उपस्थित हुए। इसके बाद पुराजीविक कल्प में संधिपात प्राणी जैसे बिच्छुओं का आगमन हुआ। इसके बाद मध्य एवं अंत पुराजीविक कल्प में मछलियों एवं उभयचर के अवशेष मिले। सरीसृपों का विकास मध्य जीव कल्प में रहा और आधुनिक कल्प में छोटे छोटे स्तनधारियों की उत्पत्ति प्रमाणित होती है। कभी कभी जीवाश्मों के किसी वर्ग के क्रम विकास का पूरा पता नहीं लग पाता है। कभी कभी हम लोगों को कोई जीवाश्म के अध्ययन से उसके पूरे क्रम विकास का पता नहीं चलता। जैसे देखो आर्कियोप्टेरिक्स जो वर्तमान समय में एक विलुप्त कड़ी है, मिसिंग लिंक है, क्योंकि इसके सिर्फ जीवाश्म ही पाए गए हैं। ये जीव हम लोगों को दिखाई नहीं दिया है, सिर्फ हम लोग जीवाश्म के रूप में ही इसको मिसिंग लिंक वर्तमान समय में कहा गया है। ये जीवाश्म जो है वो जुरासिक काल में पाया जाने वाला एकाकी जीवाश्म है, यानी एक ही जीवाश्म मिला था जुरासिक काल में आर्कियोप्टेरिक्स। जिसमें खास बात क्या है कि इसमें पक्षी वर्ग और सरीसृप वर्ग दोनों के गुण मौजूद थे, यानी ना तो ये पक्षी वर्ग का था ना ही सरीसृप वर्ग का, बल्कि दोनों के वर्ग के बीच के गुणों को ये दिखा रहा था। इसलिए इसको क्या कहा गया, योजक कड़ी या कनेक्टिंग लिंक। तो इसमें सरीसृप वर्ग का क्या गुण था, क्योंकि सरीसृप वर्ग के जीवों में जबड़ों में दांत पाया जाता है, तो इसमें भी जबड़े में दांत थी, लेकिन इसका अग्र बाहु जो था, अग्रपाद जो था, वो पंख के रूप में परिवर्तित था, जो कि पक्षियों के गुण है। तो देख रहे हैं एक गुण सरीसृप का है तो कुछ गुण इसमें पक्षियों के भी। देखो देखने में इस तरह का था, अवशेष जो मिला था वो इस तरह का चट्टान पे अवशेष प्राप्त हुआ था, फॉसिल मिला था, जिसको रिकंस्ट्रक्ट करके देखा गया तो इस तरह की संरचना मिल रही है, जो कि देखने में पक्षी के जैसा है, लेकिन कुछ गुण इसमें सरीसृप के भी मौजूद थे, जिससे ये पता चलता है कि पक्षी वर्ग का विकास जो है वो सरीसृप से हुआ होगा। तो इस तरह का हम लोग जीवाश्म के अध्ययन से हम लोगों को जानकारी मिलती है। तो कुछ जीव का अगर हम लोग क्रम विकास का इतिहास देखेंगे तो हम लोगों को उसके पूर्ण क्रम विकास का हम लोगों को जानकारी मिलता है, जिसमें जैसे देखो हाथी या घोड़े का अगर हम लोग जीवाश्म का रिकॉर्ड देखेंगे तो इससे हम लोगों को उसके विकास का पूर्ण जानकारी, क्रम विकास की पूर्ण जानकारी हम लोगों को मिलती है। अगर हम लोग घोड़े के जीवाश्म का अध्ययन करते हैं तो इससे हम लोगों को उसके विभिन्न काल में जो हम लोगों को उसके फॉसिल मिले हैं, जीवाश्म मिले हैं, तो उससे हम लोगों को उसके पूरे क्रम विकास का पता चलता है। जैसे देखो सबसे प्राचीन घोड़ा जो हम लोगों को इयोहिपस घोड़ा जो था पूर्वज, वो खरगोश की आकृति का था और इसके अगले एवं पिछले पैरों में क्रमशः 4 और 3 उंगलियां थी और इसकी उत्पत्ति इयोसीन काल में हुई। जो जीवाश्म हम लोगों को इयोहिपस मिला था उसमें क्या देखा गया था कि अगले पैर में 4 उंगलियां और पिछले पैर में 3 उंगलियां थी और इसकी आकृति बहुत ही छोटी, देखो इस तरह की आकृति थी
इयोहिपस की, और ये कब मिला था? इयोसीन काल में। तो इसके बाद इससे डेवलप जो घोड़ा का अवशेष प्राप्त हुआ था इयोहिपस से मीजोहिपस, इयोहिपस से मीजोहिपस का विकास हुआ, जो ओलिगोसिन युग का। ये जो मीजोहिपस था वो किस युग में मिला था? ओलिगोसिन युग का जीवाश्म है। ओलिगोसिन युग में ये जीवाश्म हम लोगों को मिला था। और इसकी आकृति, इसकी खरगोश और इसकी कैसी थी? भेड़ के जैसी, यानी इससे थोड़ा डेवलप और नखदार। इसमें उंगली, इसके 3 करोड़ वर्ष पूर्व इसका विकास माना जाता है। और इनके पैरों में 3-3 नखदार उंगलियां, जिसमें बीच वाली उंगली जो थी वो लंबी थी। तो इसके बाद जो मीजोहिपस के बाद जो घोड़े का अवशेष प्राप्त हुआ वो मिला हम लोगों को 2 करोड़ वर्ष पूर्व मायोसिन युग। मायोसिन युग में जो जीवाश्म हम लोगों का घोड़े का मिला 2 करोड़ वर्ष पूर्व, तो उसमें क्या देखा गया कि ये थोड़ा इससे भी डेवलप था, जिसको क्या कहा गया? मेरिचिपस। और मेरिचिपस में का जो साइज़ था वो इससे भी थोड़ा डेवलप था। वो टट्टू के आकृति के समान का था, टट्टू के जैसा ही देखने में था। इसके बाद जो इस घोड़े का अवशेष प्राप्त हुआ वो प्लायोसीन काल के जीवाश्म के रूप में हम लोगों को मिला। तो प्लायोसीन काल के जीवाश्म के रूप में जो घोड़ा मिला हम लोगों को, अवशेष या फॉसिल या जो जीवाश्म मिला, वो प्लियोहिप्पस इसको कहा गया। तो प्लियोहिप्पस में क्या खास बात देखने को मिला कि इसमें भी आकृति जो था वो टट्टू के जैसा, और बीच वाली उंगली और अधिक बड़ी हो गई थी, और बाकी जो उंगलियां थी वो अवशेष के रूप में रह गई थी। तो बाद में प्लियोहिप्पस से ही आधुनिक घोड़ा जो है इक्वस, उसका विकास हुआ। तो आधुनिक घोड़े का विकास, जिसको हम लोग आधुनिक घोड़े को क्या कहते हैं? इक्वस। तो इक्वस का विकास जो हुआ वो उसमें उसके पैर में एक एक पूर्ण विकसित खुर, क्योंकि घोड़े के पैर में हम लोग देखते हैं उंगलियां नहीं होती, आधुनिक घोड़े के पैर में उंगलियां हैं नहीं है। तो ये उंगलियों का जो शुरुआत हुआ था वो धीरे धीरे रूपांतरित होके, और अभी के आधुनिक घोड़े में क्या है? खुर के रूप में ये अब रह गया है। और इस प्रकार घोड़े का जो हम लोग इयोहिपस, मीजोहिपस, मेरिचिपस, प्लायोहिपस, इक्वस, इन सब का अगर हम लोग अध्ययन करते हैं तो देखते हैं कि एक क्रम विकास यहाँ पे दिखाई देता है। कुछ जीव ऐसे भी हैं जिनमें लाखों वर्ष पूर्व के गुण भी अभी मौजूद है, जिनको हम लोग जीवित अवस्था में अभी भी मिलते हैं। ये जीव जैसे सीलाकंथ नामक मछली, आर्थ्रोपोडा संघ का लिमुलस, ये सभी, इनको हम लोग क्या कहते हैं? जीवित जीवाश्म या लिविंग फॉसिल्स, क्योंकि ये जीवित अवस्था में आज भी है और इनमें लाखों वर्ष पूर्व के गुण आज भी मौजूद है, इसलिए इनको हम लोग जीवित जीवाश्म कहते हैं। तो ये एग्जाम्पल याद रखोगे, सीलाकंथ नामक मछली और आर्थ्रोपोडा संघ का लिमुलस। पादप में भी, पौधों में भी कुछ उदाहरण हैं, जैसे फर्न जाति का इक्विसिटम प्लांट जो है, नेटम, गिंको वाइलोवा, ये सब जो एग्जाम्पल है वो सब लिविंग फॉसिल्स के या जीवित जीवाश्म के रूप में हम लोग इनको जानते हैं। तो नेक्स्ट जो हम लोगों का ये है एविडेंस है, प्रमाण है, उसको हम लोग कहते हैं भ्रूण विज्ञान या भ्रौणिकी, यानी एम्ब्रायोलॉजिकल एविडेंसेस। भ्रूण विज्ञान से जो हम लोगों को क्रम विकास का प्रमाण मिला है। तो यदि हम लोग किसी भी मेरुदंडी प्राणी में मछली भी है, उभयचर भी है, सरीसृप भी है, पक्षी भी है, स्तनधारी भी है, तो इन सभी का अगर हम लोग भ्रौणिकी का अध्ययन करते हैं, भ्रौणिकी का अध्ययन मतलब इनके भ्रूण या एम्ब्रायो के विकास का अगर हम लोग अध्ययन करते हैं तो क्या देखते हैं कि इनमें काफ़ी समानता पाई जाती है। क्यों समानता पाई जाती है?
क्योंकि सभी का जो प्रथम अवस्था है, भ्रूण के विकास का जो प्रथम अवस्था है, उसको अगर हम लोग देखेंगे तो सभी में मछली के जैसा द्विकोष्ठी हृदय, क्लोम और क्रोम छिद्र होते हैं। सभी के प्रथम अवस्था में, चाहे वो मछली हो, चाहे उभयचर हो, चाहे सरीसृप हो, चाहे पक्षी वर्ग हो, चाहे स्तनधारी हो, सभी का प्रथम जो अवस्था है भ्रूण विकास का, उसमें बहुत समानता है। क्या समानता है कि सभी में मछली जैसी द्विकोष्ठी हृदय, क्लोम, क्रोम छिद्र सभी में पाए जाते हैं। लेकिन विकास का जो अगला क्रम होता है उसमें परिवर्तन आता रहता है, और जो लास्ट में वयस्क जो बनता है उसमें अलग विशिष्ट लक्षण प्रकट हो जाते हैं। तो इससे हम लोगों को क्या जानकारी मिलती है, क्योंकि प्रथम अवस्था में सभी के भ्रूण जो है, एम्ब्रायो जो है, वो एक ही समानता दिखाते हैं, एक ही प्रकार के दिखते हैं, एक ही प्रकार का संरचना दिखाई देता है। उसके आधार पर कहा जा सकता है कि सभी मेरुदंडी प्राणियों का विकास एक ही पूर्वज जीव से हुआ है। तो एम्ब्रायोलॉजी या भ्रूणिकी के विस्तृत अध्ययन के बाद E.H. हिकल, जो 1834 से 1919 ईस्वी तक कार्यकाल था इनका, उन्होंने जात्यावृत्ति नियम या बायोजेनेटिक लॉ दिया, जिसमें क्या कहा गया कि किसी भी जंतु का भ्रूणीय विकास उसके जाति इतिहास की पुनरावृत्ति करता है। ओंटोजोनी रिपीट्स फाइलोजेनी, यानी किसी भी जीव के विकास का क्रम जो है उन सारे अवस्थाओं से होकर गुजरता है। कोई भी जीव अगर विकास करता है तो वो सारी अवस्थाओं से गुजरता है जिनसे उनके पूर्वज गुजरे थे, यानी उनके पूर्वज का विकास जिस जिस अवस्था से होकर हुआ है उन्हीं अवस्थाओं से उन जीवों का भी विकास होगा। तो इस प्रकार भ्रूण विकास की सहायता से किसी जंतु के पूर्वज का अनुमान लगाया जा सकता है। तो इस प्रकार हम लोग तीनों प्रकार के प्रमाण को देखें और क्या देखें कि क्रम विकास का हम लोगों को इवोल्यूशन हुआ, इसका हम लोगों को जानकारी इस मिला, इन सभी को स्टडी करके, अध्ययन करके। तो नेक्स्ट जो हम लोगों का टॉपिक है अनुकूलन, जो कि इवोल्यूशन से जुड़ा हुआ है, अनुकूलन भी क्रम विकास से जुड़ा हुआ है। इसको हम लोग अगले क्लास में देखेंगे।